हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज के लेक्चर में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था लास्ट लेक्चर में। अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इक्विपोटेंशियल सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के बाद हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं गॉसेस थ्योरम पढ़ी थी, इतनी सारी थ्योरम्स पढ़ी, कुछ पोजीशंस हमने पढ़ी थी, एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति हो गई। ठीक है, इस टाइप के हमने कई सारे डेरिवेशन अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे जब हम बढ़ रहे हैं, आगे भी कुछ डेरिवेटिव वाला ही पार्ट है। उससे पहले कुछ थ्योरीज है, ठीक है, उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे हम बोलेंगे विद्युत विभव। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कई सारी डेफिनेशन है। अगर हम पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने जाएं या फिर विद्युत को एक्सप्लेन करने जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो उसकी कई सारी डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपैरिजन के साथ अलग डेफिनेशन है, डेरिवेटिव फार्मूला है उसके अलग डेरिवेशन है, लेकिन डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की नॉर्मल डेफिनेशन की, तो आप ये समझो कि वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर स्पेसिफिक पॉइंट। मतलब क्या हुआ इसका? किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर ले आने के लिए करा जाने वाले कार्य को ही क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सिंपल से डेफिनेशन है, वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर स्पेसिफिक पॉइंट। मतलब एक ऐसे पॉइंट पर लेके आना चार्ज को जहां पर हमें उसकी जरूरत है, स्पेसिफिक पॉइंट है वो, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके लिए किया जाने वाला वर्क डन। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मैं कहीं इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आ रहा हूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ, एक डायग्राम हेवी से ही आपको आगे चल के मैं डेरिवेशन बताऊंगा, जिसमें क्या है, मान लो इंफिनिटी पे कोई चार्ज प्रेजेंट है, उसे मुझे इस पॉइंट पर लेके आना है, बी पॉइंट पर। ठीक है, या फिर ए पॉइंट इसको दे देते हैं, ए पॉइंट पर मुझे क्या करना है? चार्ज को लेकर आना। तो अब इतनी ज्यादा इंफिनिटी से यहाँ तक लेके आऊंगा, तो इसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ या नहीं? तो इसलिए यहाँ पे जो वर्क डन होगा, लेकिन एक बात कंफर्म है कि यहाँ पे किया जाने वाला जो वर्क डन होने वाला है वो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन वही अगर मैं बात करता हूँ किसी इस पॉइंट पे, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट से मुझे ए पर लाना है या फिर ए से बी पर ले जाना है, तो यहाँ पर किया जाने वाला वर्क डन क्या होगा? काफी छोटा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी यही बात है कि अगर पोटेंशियल की वैल्यू हम कहीं बड़े, मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? उतनी ही बड़ी होती जाएगी। ठीक है, वर्क डन उतना ही बड़ा होता जाएगा। कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने जब ओम्स लॉ पढ़ा है, तो ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले भी कई सारे फैक्टर्स हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक है, क्या है डेफिनेशन विद्युत विभव की? सिंपली किसी एक जगह से आवेश को दूसरी जगह पर ले आने के लिए किया जाने वाला कार्य, वही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, कुछ कारक हैं जो कि विद्युत विभव को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो कारक है वो है प्रेजेंस ऑफ चार्ज, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा चार्ज या फिर चार्ज भी लिख सकता हूं। मुझे ये बताओ, अगर प्रेजेंस ऑफ चार्ज है, चार्ज ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में चार्ज प्रेजेंट है, आवेश प्रेजेंट है, इसको हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं? आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, वही हम हिंदी में प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा चार्ज लिख रहे हैं, तो एक ही बात होगी। ठीक है, आवेश की मात्रा की अगर हम बात करते हैं, तो जितनी ज्यादा आवेश की मात्रा होगी उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। मतलब चार्ज की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी, यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज की, आवेश की मात्रा की। तो जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही ज्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि जितना ज्यादा आवेश होगा, जितनी ज्यादा आवेश की मात्रा होगी, क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब ये दोनों आवेश की मात्रा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। यहीं पे मैं लिख देता हूं विद्युत विभव अनुक्रमानुपाती होता है आवेश की मात्रा से, ठीक है। अब ये आवेश की मात्रा की हम जो बात कर रहे हैं, ये आवेश की मात्रा कहां पर होनी चाहिए? तो किसी चालक पर होनी चाहिए, किसी कंडक्टर पर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर क्या बोल सकते हैं हम, कहां पर काम कर सकता है या फिर हम कहां पर इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं? तो किसी कंडक्टर पर कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक कंडक्टर है जहां पर मुझे क्या लेकर आना है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है, तो वहां पर क्या हम बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, आवेश की मात्रा कहां पर होनी चाहिए? किसी चालक पर होनी चाहिए, किसी कंडक्टर पर होनी चाहिए। अगर किसी कंडक्टर पर आवेश की मात्रा ज्यादा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब किया जाने वाला कार्य वर्क डन भी क्या होगा, वहां पर ज्यादा होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा होगा, आवेश जितना ज्यादा होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी उतना ही ज्यादा होगा। अब सेकंड बात करते हैं हम एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर, चालक का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा रूल है कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव जो है हमारा, वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चालक का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, वहां पर विद्युत विभव उतना ही उसका कम होगा। तो ये भी एक पॉइंट है, हमने पहले भी क्या पढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब एरिया जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना कम होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, एरिया उतना ही कम होगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड एक सिंपल सा कांसेप्ट बेस्ड पॉइंट है, इसके आगे के जो पॉइंट्स है वो मैं आपको जब कांसेप्चुअल क्वेश्चन इसके हम डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा। अभी जो इसमें अगला पॉइंट है वो है कि सिंपली ओवरली बता देता हूं उसको, कि जब हम किसी एक कंडक्टर को किसी अदर कंडक्टर के पास लेकर जाते हैं तब क्या होता है। ये एक सिचुएशन टाइप है, ठीक है, कि अगर किसी एक चालक को दूसरे चालक के पास लेकर जाएंगे हम, तो उससे क्या होगा। तो देखो सबको पता है कि दोनों चालक के पास क्या है, आवेश है, दोनों कंडक्टर्स पे चार्ज प्रेजेंट है। अगर हम उसके पास लेकर जाएंगे तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा किसी भी चालक का, अगर ये कंडक्टर मान लिया मैंने, ये एक कंडक्टर है जिसको मैं ए बोल रहा हूँ, ये दूसरा कंडक्टर है जिसको मैं बी बोल रहा हूँ, ठीक है। इस पे भी चार्ज है और इस पे भी चार्ज है। अब जैसे ही मैं बी को ए के पास लेकर जाऊंगा तो ए का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमेशा कम होगा, ठीक है। क्यों कम होगा? अगर इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है, तो इनके बीच में जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर ये पास लेकर आए हम तो यहाँ पे चार्ज कैंसिलेशन हो जाएगा, आवेश एक दूसरे से नष्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से टकराने के बाद, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, वहां पे विद्युत विभव उसका गिर जाएगा, मतलब विद्युत विभव उसका कम हो जाएगा। ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी हम आगे एक डेरिवेशन करने वाले हैं, उसमें मैं इसकी ब्रीफ जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है उसका मैं यहाँ पर दूंगा, ठीक है। अभी केवल मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, मुझे आज इनका जो डेरिवेशन करना है उससे रिलेटेड। अब हम बात करते हैं आगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ रहे हैं तो ये मैं आपको कल बताऊंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। जो हम आज डेरिवेशन लेने वाले हैं, मैं एक डेरिवेशन करा देता हूँ क्योंकि जरूरी है, अगर आज एक भी डेरिवेशन नहीं हुआ तो हमारा आज का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आज जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं वो है कैपेसिटर से रिलेटेड, ठीक है। कैपेसिटर जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं संधारित्र या फिर धारित्र। 2 मिनट, ठीक है। हम जो अभी पढ़ने वाले टॉपिक को है कैपेसिटर, जिसे हम क्या बोलेंगे, संधारित्र। अब कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र क्या होता है? तो ऐसा कोई भी डिवाइस, ऐसा कोई भी उपकरण जो
मतलब चार्ज को स्टोर करता हूँ, उसे हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। अ डिवाइस व्हिच कैन स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटर। संधारित्र की अगर हम परिभाषा जब देखते हैं तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। तो ये भी एक कंसेप्चुअल पॉइंट है। इसका मतलब क्या कि कैपेसिटर एक ऐसा, मैं बोल सकता हूँ कैपेसिटी, ठीक है, एक ऐसी क्या बोल सकते हैं मेथड है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंडक्टर का एरिया बढ़ाए बिना उसमें क्या कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ा सकते हैं। मतलब जो स्टोर करने की कैपेसिटी है, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है, वो हम बढ़ा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। सिंपली इसकी कई सारी डेफिनेशन है। जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है, तो एक ऐसा उपकरण जो कि चार्ज को क्या कर सकता है, धारण कर सकता है, चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर दो टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, इनके हम डेरिवेशन आगे पढ़ेंगे। अभी पहला टाइप जो है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकंड जो है वो है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसका मतलब क्या कि दोनों जो प्लेट्स होती है इसमें जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हिंदी में बोला जाता है समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। और अगर हम स्फेरिकल प्लेट की बात करते हैं, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं, तो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर को शायद गोलीय संधारित्र बोला जाता है। एक बार ये मैं कंफर्म करके बता दूंगा। अभी ये सब देखो, समांतर प्लेट संधारित्र है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसका मतलब क्या है कि जो कैपेसिटर होता है इसमें, ठीक है, जो संधारित्र होता है उसमें दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर होती है, मतलब पैरेलल होती है, ठीक है। इस टाइप के कैपेसिटर, तो ये केवल मैन्युफैक्चरिंग है, किस तरीके से उसको बनाया गया है, तो उसमें दोनों प्लेट्स को पैरेलल रखा गया है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है, तो मैं सिंपली एक डायग्राम से बता सकता हूं कि दोनों प्लेट्स इसमें क्या होती है, स्फेरिकल होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर बोला जाता है। इसकी वर्किंग क्या है, तो अगर हम वर्किंग देख रहे हैं, सिंपली वर्किंग क्या होती है इसकी कि हम क्या करते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम एक प्लेट से चार्ज को दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो हमने अभी पढ़ा था, वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, वही हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर दोनों का अलग अलग डेरिवेशन है। अगर कैपेसिटर को रियल लाइफ में समझना है, डेली रूटीन में देखना है, तो सिंपली जो हमारे पंखे होते हैं उसमें एक लगा होता है कंडक्टर, जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है, कंडेंसर बोला जाता है। डेली लाइफ में कंडेंसर बोला जाता है, व्हाइट कलर का होता है, पंखों में लगा होता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोला गया है यहाँ पर, कैपेसिटर। कैपेसिटर रियल में भी वही है। अब हम अपने डेली लाइफ में उसे कंडेंसर बोलते हैं, जबकि उसको रियल प्रोनाउंसिएशन उसका क्या है, कैपेसिटर है, हिंदी में उसका संधारित्र बोला जाता है, ठीक है। किसी को पंखे की वर्किंग पता है, पंखा किस तरीके से काम करता है, तो देखो अगर मैं एक नॉर्मल ओवरव्यू देख रहा हूँ कि पंखा किस तरीके से काम करता है, उसकी वर्किंग क्या है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैं यहाँ से स्विच को ऑन करता हूँ। स्विच को ऑन करने पर पंखा धीरे धीरे मूव करना चालू करता है। इसका रीजन क्या है कि वो धीरे धीरे ही मूव करना चालू करता है, ज्यादा तेजी से मूव करना क्यों नहीं चालू करता। तो एक तो रीजन हो गया नॉर्मली फिजिक्स, मोमेंटम धीरे धीरे, हम एकदम से मोमेंटम बढ़ाए कम नहीं कर सकते, न्यूटन का जो सेकंड लॉ। सेकेंडली मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ से मैंने जैसे ही स्विच को चालू किया तो करंट जो है, करंट कहाँ तक जाएगा, पंखे तक जाएगा, ठीक है। पंखे में जाने के बाद उसे जैसे ही वो पंखे की तरफ जाएगा, मोटर के पहले उसे क्या मिलेगा, कैपेसिटर मिलेगा। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को प्रवाहित, चार्ज का प्रवाह ही है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत। तो अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर उस चार्ज को क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करता जाएगा, मतलब एकत्रित करता जाएगा। जैसे ही संधारित्र उस सारे चार्ज को, जितना चार्ज उसे मिल रहा है उसमें एकत्रित कर लिया, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि वो चार्ज उसमें जाएगा लेकिन वो उसको स्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती किसी भी कंडेंसर की पंखे में लगी हो। तो वो क्या करेगा, उसमें से ओवरफ्लो, मतलब सिंपल सा एक ऐसा मान लो कि एक बीकर है, ये कैपेसिटर है, जैसे ही मैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हूँ, ये धीरे 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 बढ़ता हुआ क्या होने लग गया, ओवरफ्लो, मतलब यहाँ से क्या होने लग गया, चार्ज बाहर निकलने लग गया। तो यहीं से चार्ज बाहर निकलेगा और किस में जाएगा, मोटर में जाएगा,
ठीक है। मोटर में जैसे ही चार्ज जाता है तो फिर मोटर उसको क्या करती है, रोटेट करना स्टार्ट करती है, इसलिए जो उसकी वर्किंग होती है वो थोड़ी धीरे धीरे होती है। अब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे गया कंडेंसर में, जैसे ही पहुंचा कंडेंसर ने उस चार्ज को स्टोर किया, ठीक है, उस आवेश को एकत्रित किया, जहां तक एकत्रित कर सकता था, जहां तक उसकी क्षमता थी उसने एकत्रित किया। उसके बाद उस चार्ज को वो प्रवाह होने दिया उसमें, क्योंकि वो भरा जा चुका था, पूरे तरीके से फुलफिल हो चुका था, इसलिए वहां से चार्ज क्या हुआ, बाहर निकला और कहां जाता है, मोटर पे जाता है। अब ये तो हो गई कंडेंसर की पूरी पंखे की वर्किंग हो गई। अब कंडेंसर यूज किस तरीके से किया जा सकता है, तो देखो हमने ये सुना है, जो हमारी डेली लाइफ में बोला जाता है कि अगर कंडेंसर लगा हुआ है किसी पंखे में तो पंखा तेज चल रहा है, अगर पंखा तेज नहीं चल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंडेंसर को चेंज करना पड़ेगा। कभी कल के लिए एक टास्क दे रहा हूं मैं, कभी ऐसा करना, पंखे में दो कैपेसिटर अगर हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, मतलब अगर कोई पंखा है उसमें दो संधारित्र लगाए जाएंगे एक दूसरे से, तब क्या होगा, पंखे की स्पीड बढ़ेगी, कम होगी, या फिर पंखा चलेगा ही नहीं, ठीक है। ये एक बार ट्राई करना, मतलब ट्राई मत करना रियल में, घर वाले नहीं तो मारेंगे। इससे बढ़िया है क्या है कि इसको नेट पर थोड़ा सर्च करना, ग्रुप पर आपके जो भी आपको मिला है नेट से, या फिर अभी आज ग्रुप ज्यादा देर तक खुला रहेगा तो आपको जो भी मिला है वो उसमें देखना, ठीक है, उसमें मुझे सेंड करना कि सर ऐसा ऐसा होता है। अगर नहीं होगा मैं आपको कल उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा कि अगर हम दो कैपेसिटर पंखे में लगाएंगे तो उससे होगा क्या, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से टाइम हो चुका है, ज्यादा लंबी वीडियो हमें नहीं बनानी है, तो इस वीडियो को अभी यहीं पे ऑफ करते हैं, और उसके बाद कल मैं आपको डेरिवेशंस इसके आगे के, कल हम सबसे पहले ग्रुपिंग पढ़ेंगे। ग्रुपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसका एक रीजन ये है कि कभी भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ठीक है कि कैपेसिटर को, कंडेंसर को इसमें लगाया जाता है, बहुत बार कुछ छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, आपने ग्रीन कलर की वो देखी होगी, प्लेट्स देखी होंगी, उसमें बहुत सारे अलग अलग सर्किट्स होते हैं, टीवी में देखने को मिल जाएगी, रिमोट के अंदर देखने को मिल जाएगी, उसमें भी कैपेसिटर्स का यूज किया जाता है। अब उन कैपेसिटर्स को उसमें किस तरीके से यूज करते हैं, तो एक कैपेसिटर को यूज नहीं किया जाता, कई सारे कैपेसिटर्स को वहां पर यूज किया जाता है। तो अब इन कई सारे कैपेसिटर्स को हम आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, इसके लिए दो टाइप की ग्रुपिंग होती है कैपेसिटर की। पहली होती है पैरेलल ग्रुपिंग, जो आपने 10th में पढ़ी थी ना, रेजिस्टेंस की पैरेलल ग्रुपिंग और सीरीज ग्रुपिंग, तो ये हो गई पैरेलल ग्रुपिंग। और सेकंड जो होती है वो होती है हमारी सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। पैरेलल ग्रुपिंग, समांतर ग्रुपिंग और रेखीय ग्रुपिंग। अगर हम पैरेलल और सीरीज ग्रुपिंग की बात करेंगे तो अगर मैं कैपेसिटर्स को पैरेलल कनेक्ट कर रहा हूं एक दूसरे के पैरेलल में, तो उसे हम बोलेंगे पैरेलल ग्रुपिंग, और सीरीज में सारे कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर रहा हूं तो उसे हम बोलेंगे सीरीज ग्रुपिंग। इसकी एक और डेफिनेशन होती है जो मैं कल जब डेरिवेशन इसका बताऊंगा तो मैं आपको क्लियर करूंगा कि इसमें और क्या क्या हम पढ़ते हैं सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग, और किस तरीके से कैपेसिटर्स को, संधारित्रों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।